Hello friends, welcome to my channel Learn with Himanshi. So in today's video, we will be discussing about most important literary terms that we have in English literature. आज हम बहुत important literary terms को discuss करेंगे with the help of many examples कि हमें अच्छे से समझ में आए. And आगे बढ़ने से पहले let me just remind you, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please subscribe it and like this video. First literary term we have is an allegory. Allegory is a narrative poem or prose. Prose मतलब story या फिर long paragraph which carries a second meaning or hidden meaning beneath the surface story. So allegory या तो poem हो सकती है या तो कोई story जिसका कोई second meaning या फिर hidden meaning निकलता हो. For example, हमने एक story पढ़ी, उसको पढ़ के जो ऊपर ऊपर से मतलब निकल गया वो हो गया मीनिंग ऑफ द सरफेस स्टोरी. बट अगर उस स्टोरी को पढ़ के हमें लगे कि इसके पीछे एक सेकंड मीनिंग है या फिर इसके पीछे कोई हिडन मीनिंग है इस स्टोरी के पीछे, तो उसे हम बोलेंगे कि वो एलेगरी है बिकॉज इट हैज़ अ सेकंड मीनिंग. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक बहुत अच्छा काम है जॉर्ज ऑरवेल का विच इज़ नोन एज एनिमल फार्म. अब जॉर्ज ऑरवेल ने ये एलिगरी लिखी थी जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ होगा 1917 में. इस रेवोल्यूशन में कुछ लोगों ने या फिर बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया था रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ. अब इस स्टोरी के अंदर क्या है, इस स्टोरी में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि विद्रोह करते हैं, जो कि रिबेल करते हैं अपने फार्मर के खिलाफ. तो जो ये एनिमल्स है, इन एनिमल्स का कैरेक्टर कैसे दिखा रखा है, जो रशियन रेवोल्यूशन, जो ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम जो आदमी लोगों के कैरेक्टर्स थे ना, वो सारे कैरेक्टर्स इन जानवरों के थ्रू दिखा रखे हैं. सो जो पहले आप स्टोरी पढ़ोगे एनिमल फार्म तो आपको लगेगा कि कुछ एनिमल्स है ये विद्रोह कर रहे हैं अपने फार्मर के खिलाफ. ये आपको निकल गया फर्स्ट मीनिंग. बट इसका सेकंड मीनिंग या फिर इसका हिडन मीनिंग क्या है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, जो लोग उसमें विद्रोह करते हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सेकंड मीनिंग ये निकल कर आता है. सो दिस इज़ एन एलेगरी. इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम सब फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, हम सब फ्लैग झंडा लहरा रहे हैं. ठीक है, अब देखने वाले को क्या लगेगा, ओ आज तो 15 अगस्त है तो ये झंडा लहरा रहे हैं. बट इसका सेकंड मीनिंग आप सोच कर देखो, हम झंडा क्यों लहरा रहे हैं, बिकॉज हम अपने देश पे बहुत प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं. सो दिस इज द हिडन मीनिंग. फाइन. सो द नेक्स्ट वी हैव इज allusion. It is a reference to a familiar thing or person or event which is often mythical, resulting with which the audience or readers are already familiar. So allusion हमें उन चीज़ों के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जानकारी देता है जो कि ज़्यादातर काल्पनिक होती है, और जो राइटर है वो ये मान के चलता है कि जो उसकी ऑडियंस या फिर जो उसके रीडर्स है उनको उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा या फिर उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी. इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक राइटर है, वो एक स्टोरी लिख रहा है और उसने एक लाइन लिखी, बट वो ये नहीं समझा रहा वो लाइन इसने क्यों लिखी, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि ये जो मेरी ऑडियंस पढ़ेगी या जो मेरा रीडर होगा उसको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा. अब या तो वो कोई पुरानी कहावत हो सकती है या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि सदियों से चली आ रही है एंड ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता होगा उस चीज़ के बारे में. तो ये राइटर मान के चलता है कि जो मेरा रीडर है उसको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगी, तो वो उसको बस एक लाइन में लिख के ख़त्म करेगा और उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, समझाएगा नहीं. अब इसको हम एक बहुत सिंपल और बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ वी गॉट अ न्यू आइंस्टाइन इन स्कूल टुडे. ठीक है, अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मेरे सामने वाला जिसको मैंने ये चीज़ लाइन बोली है वो आइंस्टाइन का मतलब समझता होगा. अब मैं उसको ये नहीं समझाऊंगी कि आइंस्टाइन कौन है या मैं आइंस्टाइन के बारे में बताने लग जाऊँ. अगर मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि हमारे स्कूल में एक आज नया आइंस्टाइन आया है
तो इसका क्या मतलब है कि हमारे स्कूल में एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट लड़का आया है। सो जब राइटर कुछ भी ऐसी लाइन लिखता है अपने वर्क में और ये मान के चलता है कि मेरे रीडर्स समझेंगे और उसे एक्सप्लेन नहीं करता, उसको हम बोलेंगे अल्यूजन। नेक्स्ट वी हैव इज एनाफोरा. It is a repetition of a word or phrase as the beginning of successive clauses. So anaphora क्या है? अगर किसी भी लाइन या किसी भी सेंटेंस में शुरू का वर्ड ज़रूरी नहीं है एक सिंगल वर्ड, कुछ एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट अगर शुरुआत के वर्ड या फिर वर्ड्स सेम हैं एक ही क्रम में, तो वो क्या है? वो एनाफोरा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. तो ये 3 लाइन्स है, बट आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे जो शुरू के 3 वर्ड्स हैं इन तीनों लाइन्स के, वो बिल्कुल सेम है और वो एक ही क्रम में सेम है। ये नहीं कि वी शैल फाइट है पहले में और दूसरे क्रम में क्या हो गया शैल वी फाइट या वी फाइट शैल, ऐसा नहीं है। वी शैल फाइट और वी शैल फाइट एक ही क्रम में सेम है, तो ये एनाफोरा है। अब आप इस पिक्चर पे आ जाइए, ये बहुत फेमस लाइंस है, एग्जाम्पल है बहुत फेमस एनाफोरा का, विलियम ब्लेक की लाइंस है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर इन एवरी क्राई सेम है, बट दूसरी लाइन में इन एवरी इन्फेंट्स क्राई, इन एवरी क्राई के बीच में इन्फेंट्स आ गया। तो अब अगर ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें लगेगा कि ये नहीं है सेम, तो हम इसे एनाफोरा नहीं समझ के हम इसे कुछ और डिवाइस या फिर कोई और टर्म हम समझ सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया सक्सेसिव वे में ये सेम होता है, मतलब एक ही क्रम में होना चाहिए। ऊपर का क्रम क्या है? इन एवरी क्राई। तो आपको सेकेंड लाइन का भी क्रम यही दिख रहा होगा कि इन एवरी क्राई ही है, चाहे बीच में एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वर्ड्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट में इन एवरी क्राई है तो दूसरी लाइन में एवरी क्राई इन हो गया, ऐसे नहीं। इन एवरी क्राई, दूसरे में भी इन एवरी क्राई सेम होना चाहिए, क्रम सेम रहना चाहिए। अगर बीच में कोई और वर्ड भी फिट हो गया उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा क्रम सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? It is a short moral story or fable, often with animal characters. तो पहले हम मतलब समझेंगे फेबल का। फेबल क्या होता है? फेबल मतलब कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें मॉरल निकल के आता हो। मॉरल मतलब लेसन, या फिर हमें कोई भी ऐसी सीख मिलती हो उस स्टोरी से, और उस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे? एनिमल्स, मतलब जानवर होंगे। सो फेबल या फिर कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिससे हमें सीख मिले, बट उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन है? जानवर है, एनिमल्स है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है द टॉर्टॉइज एंड द हेयर। तो इस स्टोरी में हमको सब पता है, एक रैबिट होता है और एक कछुआ होता है। कैसे कछुआ रेस जीत जाता है और रैबिट तेज़ होते हुए भी रेस हार जाता है। ये स्टोरी हम सब ने बचपन में पढ़ी है और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हमें सबको पता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो एपिलॉग, बेसिकली हमें एपिलॉग का मतलब समझना है कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिससे हमें सीख मिले, बट उन स्टोरी के जो कैरेक्टर है या हीरो या कोई भी कैरेक्टर्स है वो कौन है? एनिमल्स है। सो द नेक्स्ट वी हैव इज कैथारसिस। इस वर्ड में आर साइलेंट है, सो हम इसको कैथारसिस ना पढ़ के हम इसे प्रोनाउंस करेंगे एज कैथारसिस। सो दीज आर द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर aroused by the actions of tragic hero is known as catharsis. ये हमारे अंदर की वो फीलिंग्स, वो इमोशंस या फिर वो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर किसी डर या फिर दुख को पैदा करती है। पिटी का मतलब होता है दुख। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मूवी देख रहे हैं और ज़्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि मूवीज़ में, प्लेज में, नॉवेल्स में, राइटिंग्स में सबका फेवरेट ज़्यादातर कौन होता है? हीरो, मीन्स प्रोटैगनिस्ट। तो हम एक मूवी देख रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली हमारा फेवरेट कौन है? हीरो। अब हमें पता है कि हीरो कहीं से जा रहा है और विलन छुपा हुआ है, और अगर हीरो उस जगह से जा रहा है तो विलन उसको मार डालेगा।
तो जब हीरो वहाँ से जाएगा तो हमारे अंदर जो डर की भावना है या हमारे अंदर जो दुख की भावनाएं, फीलिंग्स जो आएंगी, उसे हम बोलेंगे कैथेसिस। फॉर एग्जाम्पल कि जो विलन है वो उसको बहुत बुरे तरीके से मार रहा है हीरो को और उसकी बहुत पिटाई हो रही है, तो हमें उस बुरा लग रहा है उस हीरो के लिए, बहुत ज़्यादा हमें दुख हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कैथासिस। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं द डेथ ऑफ जूलियस सीजर इन जूलियस सीजर। एक बहुत फेमस प्ले है, ट्रेजेडी है, किसकी? विलियम शेक्सपियर की, जिसमें हमारा हीरो कौन है? जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर के जो उसके खुद के लोग हैं उसे धोखा देते हैं, उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। तो जब हम ये प्ले देखते हैं, या फिर नॉट देखना, अगर हम इस प्ले को पढ़े भी तो हमारे को बहुत बुरा लगता है। वी फील सो सैड फॉर जूलियस सीजर कि इसके जो खुद के आदमी हैं, खुद के जो इसके करीबी लोग हैं, इसे धोखा दे रहे हैं, इसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जब वो उसे मारते हैं तो तब हमें उसके लिए बहुत दुख होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैथासिस है ये। नेक्स्ट वी हैव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कि क्लोजेट ड्रामा क्या है। सो क्लोजेट ड्रामा, इट इज़ अ प्ले विच इज़ मोर रेड दैन परफॉर्म्ड। इट इज़ अ प्ले दैट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। तो क्लोजेट ड्रामा क्या है? ये एक ऐसा प्ले है या फिर ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है, ना कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। हमने देखा है ज़्यादातर जो प्लेस होते हैं या फिर ज़्यादातर जो ड्रामाज होते हैं वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब क्लोजेट ड्रामा है तो ये एक ड्रामा है, तो ये एक प्ले, बट इसे हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते, ये सिर्फ रीडर्स के लिए, पढ़ने के लिए बना होता है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का सैमसन एगेनिस्टीज, जो कि 1671 में आया था, पब्लिश हुआ था, और ये मिल्टन का बहुत फेमस वर्क है, जो कि मिल्टन ने लिखा तो ये प्ले के तौर पे है, बट परफॉर्म करने के लिए नहीं, सिर्फ रीडर्स के पढ़ने के लिए। अगेन नेक्स्ट वी हैव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, दैट इज़ बैलेड। इट इज़ अ पोएम विद अ स्टोरी, यूजुअली सिंपल, वेरिंग इन साइज। इट डील्स विद सम पेट्रियाटिक और रोमांटिक थीम। बैलेड क्या है? ये एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर हमें किसी स्टोरी के भी बारे में पता चल रहा हो, और ज़्यादातर बैलेड के क्या टॉपिक्स होते हैं? या तो रोमांटिक थीम, मतलब लव रिलेटेड, या फिर पेट्रियाटिक मीन्स देशभक्ति से रिलेटेड। अब बैलेड्स का साइज़ कितना भी हो सकता है, कुछ बैलेड्स छोटे, कुछ बैलेड्स लंबे हो सकते हैं, बट जो बैलेड्स के, जैसे कि पोएम में अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, जो बैलेड का एक पैराग्राफ है, कितने भी हो, 5, 6, 10, 12, बट हर एक पैराग्राफ में ज़्यादातर 4 लाइन्स होती है, या फिर हम 4 लाइन्स को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज़ अ वेरी फेमस पोएम बाय कॉलरिज। जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, कॉलरिज का बहुत फेमस बैलेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ी बहुत लाइन्स की पिक्चर्स हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये 4-4 लाइन्स के पैराग्राफ्स हैं। अब इस पोएम के थ्रू वो क्या बताता है? एक मेरिनर है जो कि शिप में फंस जाता है। वो पोएम है तो ये पोएम, बट हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें उस मेरिनर की स्टोरी पता चलती है कि कैसे वो एक जगह में, एक शिप में फंस जाता है, और कैसे एक एल्बाट्रॉस, एक पक्षी है, उनके पास रोज़ आता है, बट जब उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वो भूखे मरने वाले होते हैं, दिस मैरिनर और इसके साथ और भी जो लोग होते हैं, तो कैसे वो उस पक्षी को मारकर खा जाते हैं। तो है तो ये पोएम, बट हमें इसके पीछे एक स्टोरी भी पता चल रही है। अब पोएम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी है ना, बट उसके अंदर हमें कोई पीछे स्टोरी नहीं पता चल रही, सो इट इज़ ओनली अ पोएम। बट बैलेड एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर हमें पीछे कोई स्टोरी भी पता लग रही है, सो इट्स अ बैलेड। नेक्स्ट वी हैव इज एन एलिजी। Elegy is a poem of mourning or song that expresses sadness, especially of somebody who has died. Poem of mourning का मतलब होता है कि कोई ऐसी पोएम जो कि किसी के मरने का दुख दर्शाए। ठीक है, तो ये आपको वर्ड ये याद रखना है, पोएम ऑफ मोर्निंग, मतलब किसी मरने का जब हमें
शोक होता है या फिर दुख होता है वो हम पोएम के थ्रू दर्शाते हैं, उसे हम एलिजी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्ट विटमैन की बहुत फेमस एलिजी है, दैट इज़ व्हेन लिलाकिस लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, जो कि उन्होंने किसके मरने पे लिखी थी? अब्राहम लिंकन के। अब हम डिस्कस करेंगे पैस्टोरल एलिजी के बारे में। ये भी एक एलिजी है, मतलब अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। इसमें भी पोएट है जो किसी की डेथ पे शोक प्रकट करता है, बट जो इसकी सेटिंग है वो काफ़ी ग्रामीण है, वो काफ़ी पैस्टोरल है, काफ़ी गांव की है। और जो इसमें पोएट है वो क्या माना जाता है? वो एक शेपर्ड है, मतलब वो एक चरवाहा है, और वो अपने दोस्त की डेथ पे शोक प्रकट करता है, अपना दुख प्रकट करता है। और जो उसका दोस्त है वो भी माना जाता है कि वो भी एक चरवाहा ही है, वो भी एक शेपर्ड ही है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है लेसिडस, विच इज़ अ पैस्टोरल एलिजी। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। और किसकी डेथ पर लिखी है? उनके बचपन के जो क्लासमेट होंगे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे उन्होंने ये सॉन्ग, ये पोएम लिखी है लिसिडियस नाम की। नेक्स्ट वी हैव इज एन एपिक। एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम with a heroic theme. It tells about the deeds of the warriors and heroes and is generally divided into 12 books. Epic एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। सबसे पहले हम लॉन्ग नरेटिव पोएम का मतलब समझेंगे। मतलब एक ऐसी पोएम, बहुत लंबी पोएम, जिसके माध्यम से हमें किसी की स्टोरी के बारे में पता चल रहा है। सो एपिक एक ऐसी लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसमें हमें किसी वॉरियर के एक्शंस के बारे में पता चल रहा है। डीड्स मतलब एक्शंस, कैसे वो एक वॉरियर, मतलब कैसे एक योद्धा एक लड़ाई में गया, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, शुरू से लेके एंड तक जो भी उसने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो किसी पोएम की माध्यम से हमें पता चले तो उसे हम बोलेंगे एपिक। और एपिक इतनी लंबी होती है कि एट टाइम्स हमें उसे डिफरेंट बुक्स में पब्लिश करना पड़ता है, और ज़्यादातर जो एपिक होती है वो 12 बुक्स में पब्लिश होती है। फॉर एग्जाम्पल द ओडिसी बाय होमर, एक ऐसे योद्धा की, ऐसे वॉरियर की कहानी है ओडिसियस की, जो कि एक युद्ध से लड़कर वापस आता है और वो आकर सब कुछ बताता है पोएम के माध्यम से कि उसने लड़ाई के दौरान क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। और ये 12 बुक्स में है। इसका एक और एग्जाम्पल है एपिक का पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, जो कि हमें एडम और ईव की कहानी पता चलती है, जिससे अगेन इट इज़ पब्लिश्ड इन 12 बुक्स। सो इट इज़ एन एपिक। नेक्स्ट वी हैव इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. It is a poem written in the form of a speech in which a single character speaks to a silent audience. Dramatic monologue एक poem है जो कि एक speech के form में है, और इसमें एक single character बोलता है। किससे बात करता है? वो एक silent listener से, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसको चुपचाप सुन रहा है और कोई कमेंट या आंसर बैक नहीं करता। तो इस पोएम के माध्यम से हमें उस कैरेक्टर की स्टोरी पता चलती है। अब ये मोनोलॉग ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें स्टोरी है, इसमें प्लॉट है, इसमें कैरेक्टर है, तो इसलिए ये ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोएट खुद नहीं होता, एक कैरेक्टर के माध्यम से स्टोरी बयां करता है, और जो ये कैरेक्टर होता है ये अपनी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक साइलेंट लिसनर से डिस्कस करता है। अब ये जो एस्पेक्ट है, जो स्टोरी है, उसमें वो अपने मन की कन्फ्यूजन, अपनी दुविधाएं जो उसके अंदर चल रही है, वो भी उससे बयां कर सकता है। तो इसलिए हम इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं, बिकॉज एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एक साइलेंट लिसनर से अपना बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का मोमेंट या बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ की स्टोरी डिस्कस कर रहा है, अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है? बिकॉज इसमें कैरेक्टर है ड्यूक, राजा, जो कि एक मैसेंजर से अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ की स्टोरी डिस्कस करता है।
उसकी डचेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो हर किसी को देख के स्माइल करती है, उसका बहुत जेंटल नेचर है। अब ये स्वभाव उस राजा को पसंद नहीं आता, तो वो अपने वाइफ का कत्ल कर देता है। क्यों वो सबके साथ इतना खुश खुश रहती है, क्यों वो सबको देख के स्माइल करती है, तो इसमें उसके मन में काफ़ी दुविधाएं भी थी, तो वो उस आदमी से व्यक्त करता है, उस मैसेंजर से डिस्कस करता है। तो इसलिए माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।